नमस्कार साथियों, आपका इस विशेष व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो परीक्षाओं में आप जानते हैं बार बार पूछा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र। तो चलिए आज इसके हर एक पहलू का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। तो अगर आप यूपीएचएससी, यूपीटीजीसी या फिर किसी भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पर राजनीति विज्ञान से, तो यकीन मानिए ये सेशन आपके लिए ही है। देखिए, आधुनिक लोकतंत्र पॉलिटिकल थियरी के सिलेबस का वो सेंट्रल हिस्सा है जहां से सवाल बनना लगभग तय होता है। तो इस पूरी चर्चा को एक स्ट्रक्चर देने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोकतंत्र का आज का स्वरूप क्या है, फिर उन बड़े बड़े आधुनिक विचारकों की बात करेंगे जिन्होंने इसे आकार दिया। इसके बाद हम प्राचीन और आधुनिक लोकतंत्र में एक तुलना करेंगे, फिर देखेंगे कि लोकतंत्र का भविष्य कैसा हो सकता है, और हाँ, सबसे आखिर में कुछ बहुत जरूरी सवालों का विश्लेषण करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि जब हम कहते हैं आधुनिक लोकतंत्र, तो इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, अगर हम अकादमिक तौर पे देखें तो एक लोकतांत्रिक शासन की परिभाषा बिल्कुल साफ है। ये एक ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें पावर का जो असली सोर्स है वो जनता है। अब ये पावर सीधे जनता के हाथ में हो सकती है या फिर उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए। इसकी 2 सबसे बड़ी पहचान है, एक तो नागरिक स्वतंत्रता और दूसरा कानून का शासन। इस परिभाषा को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए एक बहुत मजबूत बेस बनाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये आधुनिक लोकतंत्र के स्तंभ हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है। मजे की बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचिए, जनसंप्रभुता से पावर मिलती है, लेकिन कानून का शासन उसी पावर को लिमिट में रखता है। राजनीतिक बहुलवाद से कंपटीशन बना रहता है और नागरिक स्वतंत्रताएं उसे प्रोटेक्ट करती हैं। और फिर आखिर में आती है जवाबदेही, जो ये पक्का करती है कि नेता वापस जनता के प्रति ही जिम्मेदार हों। ये पूरा का पूरा चक्र एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात और समझना जरूरी है कि आधुनिक लोकतंत्र कोई एक जैसी चीज नहीं है। इसके भी कई रूप हैं। जैसे प्रतिनिधि लोकतंत्र, ये तो सबसे कॉमन है, जहां हम अपने नेता चुनते हैं। फिर आता है उदार लोकतंत्र, जो इसमें अधिकारों की गारंटी को भी जोड़ देता है। सहभागी लोकतंत्र, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये लोगों की सीधी भागीदारी पर जोर देता है, जैसे रेफरेंडम के जरिए। और फिर है विमर्शी लोकतंत्र, जिसका मानना है कि सबसे अच्छा फैसला सिर्फ वोटिंग से नहीं बल्कि एक अच्छी तर्कपूर्ण सार्वजनिक बहस से ही निकल सकता है। इन छोटे छोटे फर्क को समझना कंपैरेटिव सवालों को हल करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब हम लोकतंत्र का स्वरूप तो समझ गए हैं। अब उन विचारकों से मिलते हैं जिनके आइडियाज ने इसे आज का रूप दिया है। ये सेक्शन खास तौर पर जरूरी है क्योंकि यहां से वो थिंकर कॉन्सेप्ट वाले मैच द फॉलोइंग सवाल अक्सर बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जोसेफ शुम्पेटर की। शुम्पेटर का नजरिया लोकतंत्र को लेकर बिल्कुल अलग है। उनके लिए लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन नहीं है, बल्कि नेताओं को चुनने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जहां पॉलिटिकल एलीट क्लास लोगों के वोट के लिए आपस में कंपटीशन करती है। उनकी किताब कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी इसी प्रोसीजरल आइडिया का मेन सोर्स है। इनके बाद आते हैं रॉबर्ट डाल। डाल एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठाते हैं, क्या एक आइडियल डेमोक्रेसी मुमकिन है? और उनका जवाब है पॉलियार्की। आप इसे एक आदर्श लोकतंत्र का रियलिस्टिक वर्जन कह सकते हैं। पॉलियार्की में पावर किसी एक जगह नहीं होती, बल्कि समाज के कई ग्रुप्स और सेंटर्स में बटी होती है। और इसकी 2 शर्तें हैं, एक तो व्यापक भागीदारी और दूसरा विपक्ष का अधिकार। ये शब्द पॉलियार्की जरूर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ये एक कीवर्ड है। अब बात करते हैं जॉन रॉल्स की। रॉल्स का योगदान समझिए कि लोकतंत्र को एक नैतिक आधार देता है। अपनी किताब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में वो न्याय के रूप में निष्पक्षता का विचार देते हैं। वो कहते हैं कि सभी के लिए समान बुनियादी स्वतंत्रता और समान अवसर होने चाहिए, और यही बात उदार लोकतंत्रों के मूल सिद्धांतों को और मजबूत करती है। अच्छा, यॉर्गन हैबरमास लोकतंत्र को एक और कदम आगे ले जाते हैं। वो विमर्शी लोकतंत्र के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। उनके लिए लेजिटिमेसी यानी वैधता सिर्फ वोट डालने से नहीं आती, ये आती है पब्लिक स्फेयर में होने वाली तर्कसंगत बहस से। अब ये पब्लिक स्फेयर क्या है? ये हो सकता है मीडिया, कैफे, यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसी जगह जहां नागरिक पब्लिक इश्यूज पर चर्चा करते हैं। तो हैबरमास के लिए लेजिटिमेसी का असली सोर्स तर्क है, सिर्फ मेजॉरिटी नहीं। और फिर है अमर्त्य सेन।
जो लोकतंत्र को डेवलपमेंट के नजरिए से देखते हैं। अपनी किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम में वो ये तर्क देते हैं कि लोकतंत्र का एक डबल रोल है। एक तो ये अपने आप में एक वैल्यू है, मतलब ये आज़ादी का ही एक हिस्सा है, और दूसरा ये डेवलपमेंट और अकाल जैसी आपदाओं को रोकने के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल भी है। तो इस तरह वो लोकतंत्र को सीधे सीधे इंसान की क्षमताओं के विकास से जोड़ते हैं। तो अब तक हमने आधुनिक लोकतंत्र को तो समझ लिया। अब चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं ये समझने के लिए कि हम आज यहां तक पहुंचे कैसे। प्राचीन और आधुनिक लोकतंत्र की तुलना करना बहुत जरूरी है, और ये सेक्शन एनालिटिकल सवालों के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा। देखिए, यहाँ पर जो अंतर है वो बिल्कुल साफ हैं, और ये लोकतंत्र के विकास की पूरी कहानी बताते हैं। जरा सोचिए, प्राचीन एथेंस में नागरिक सीधे फैसले लेते थे, लेकिन यह सिर्फ कुछ पुरुषों तक ही सीमित था और एक छोटे से शहर में ही मुमकिन था। वहीं आज लोकतंत्र प्रतिनिधि आधारित है, जिसमें यूनिवर्सल मताधिकार है, और ये बड़े बड़े राष्ट्र राज्यों में काम करता है। तो फोकस भी नागरिक भागीदारी से शिफ्ट होकर अधिकारों की संस्थागत सुरक्षा पर आ गया है। ये एक बहुत बड़ा, एक मौलिक बदलाव है। चलिए अब अपने चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो भविष्य की ओर देखता है। अब हम उन आज की चुनौतियों और नए ट्रेंड्स पर बात करेंगे जो लोकतंत्र के भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज लोकतंत्र कह सकते हैं कि एक चौराहे पर खड़ा है और कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोक लुभावनवाद, जिसे पॉपुलिज्म कहते हैं, वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर ही सवाल उठा रहा है। बढ़ती आर्थिक असमानता एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को ही कमजोर कर रही है, और ये जो गलत सूचना और फेक न्यूज का दौर है, ये पब्लिक ट्रस्ट को खत्म कर रहा है। और सबसे चिंता की बात है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, जहां धीरे धीरे न्यायिक स्वतंत्रता जैसे स्थापित मानदंड खत्म हो रहे हैं। ये सारी चुनौतियां लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए एक खतरा हैं। लेकिन तस्वीर पूरी तरह से निराशाजनक भी नहीं है। कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स भी सामने आ रहे हैं, जैसे डिजिटल डेमोक्रेसी भागीदारी के नए नए रास्ते खोल रही है। ग्लोबल लेवल पर भी लोकतांत्रिक जवाबदेही की मांग बढ़ रही है। और सबसे दिलचस्प जो है वो है सिटीजन्स असेंबली जैसे नए प्रयोगों का बढ़ना, जो नागरिकों को सीधे पॉलिसी मेकिंग में शामिल करते हैं। इनमें लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की बहुत क्षमता है। तो चलिए अब आते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर। अब हम ये देखेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं वो पिछले एग्जाम्स के सवालों पर कैसे लागू होते हैं। ये यूपीएचईसी का एक पुराना सवाल है। सवाल यह है कि किसने लोकतंत्र को लोगों के वोट के लिए एक प्रतिस्पर्धी संघर्ष के जरिए फैसले लेने की पावर हासिल करने का एक तरीका बताया है। अब जैसा कि हमने बात की थी, ये जो प्रोसीजरल या एलिटिस्ट नजरिया है, ये सीधा सीधा जोसेफ शुम्पीटर से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब है सी, जोसेफ शुम्पीटर। और ये रहा यूपीडीसी का एक और सवाल। विमर्शी लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट किस विचारक से सबसे ज्यादा जुड़ा है? अभी हमने हैबामास पर बात करते हुए देखा था कि वो पब्लिक डिबेट और तर्क वितर्क को ही डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का सेंटर मानते हैं। तो बिल्कुल साफ है, इसका जवाब है बी, युर्गन हैबामास। इससे पता चलता है कि थिंकर्स को उनके मेन कॉन्सेप्ट से जोड़कर याद रखना कितना जरूरी है। तो चलिए एक बार इस पूरे टॉपिक को एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने शुरुआत की लोकतंत्र के स्वरूप से, फिर बड़े बड़े विचारकों का विश्लेषण किया, प्राचीन और आधुनिक की तुलना की, भविष्य पर नजर डाली और आखिर में सवालों पर इसे अप्लाई करके देखा। ये स्ट्रक्चर इस टॉपिक को असरदार तरीके से याद रखने में बहुत मदद करेगा। और अंत में बस एक विचार, आधुनिक लोकतंत्र कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये विकास की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, इसके सामने नई चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही ये नागरिक जुड़ाव के नए नए रूप भी विकसित कर रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल थ्योरी के फील्ड में इसकी इस डायनामिक प्रकृति को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये विश्लेषण आप सबको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे के सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम पॉलिटिकल थ्योरी पर ये जो स्ट्रक्चर्ड और एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज है, इसे जारी रखेंगे। धन्यवाद।